हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए हम लोग जो है जीएस की क्लास कर रहे हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है पर डे एक क्लास करते हैं जीएस की, हिंदी और जीएस, और कोशिश ये मैथ की भी है, लेकिन अभी कुछ व्यस्तता चल रही है जिसकी वजह से पीडीएफ जिनसे बनवाया जाता है पीडीएफ नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से आपको क्लास पूरी तरीके से रेगुलर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि दिन में कई क्लास हो जाती हैं, पीडीएफ बनाने पड़ जाते हैं। तो अब जिनसे पीडीएफ बनवा रहे थे तो उनके साथ उनको भी थोड़ा सा कुछ काम है, इस वजह से तो पीडीएफ वगैरह नहीं बन पा रही है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वरना आपको पीडीएफ जब बन जाती है तो मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, वही समस्याएं आ रही हैं। चलिए कोई नहीं, वो भी धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया है। भाई किसने दिया था ये, तो ये प्रणब मुखर्जी ने दिया था। किसने दिया था? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री थे, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सॉरी तो इनके न्यायाधीश की नियुक्ति जो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। जिस भी राज्य के न्यायाधीश, मतलब जिस भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की करनी है तो वो राज्य में करते हैं, मतलब राज्यपाल करता है। चलिए बक्सर की लड़ाई पूछी जा रही है हमसे, तो देखिए बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1764 में। चलिए फिर लिखा प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो देखो प्रथम विश्व युद्ध जो है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 28 जुलाई से 1914 तक चला। 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ था और ये 4 साल चला था। इसमें जो थे 37 कुल टोटल जो 37 देश थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मित्र राष्ट्र में जो थे इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, फ्रांस एवं फ्रांस थे। ठीक है, जबकि जो इनके अपोजिट थे उनकी नेतृत्व जर्मनी ने किया था। इतनी चीज़ें तो मेन होती हैं। अब जापान किधर था? तो मित्र राष्ट्र की ओर से था। मित्र राष्ट्र मतलब जिधर से इंग्लैंड वगैरह, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस थे। तो इसमें से देख लीजिए, अपनी ओर से रूस के खिलाफ नहीं, जर्मनी के खिलाफ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। हाँ, जर्मनी के खिलाफ, यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ तो लड़ा था, ये तो बात सही है, तो यही सही हो जाएगा। चलिए, संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो प्रतिपादन किया था संसाधनों के अधिक उपयोग का को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन गेरे हार्डिन ने किया था। किसने किया था? गेरे हार्डिन ने। और यही चीज़ आज के टाइम में सभी के साथ में हो रही है, हर घर में ये चीज़ हो रही है। संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है। ये लोक त्रासदी जो है ये आज के टाइम में सभी के घर में हो रही है। कैसे? देखिए सभी के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं, हर घर में 2 से 3 मोबाइल, 5 मोबाइल, 6 मोबाइल सभी के घर में होते हैं। फिर उससे क्या हो रहा है? बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे दिन दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं, उनकी गर्दन उठना बंद हो जाती है। ये बहुत सी चीज़ें, मन, बच्चों के मन, दिमाग जो होता है संकीर्ण हो जाता है, सिकुड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, उनका दिमाग बस उसी में लगा रहता है। तो इसलिए क्या है, संसाधनों का अधिक उपयोग जो है वो लोक त्रासदी हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात कही थी गेरे हार्डिन ने। ये किसने कहा था? गेरे हार्डिन ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था ये। चलिए 6 नंबर देखते हैं। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? चलिए भाई देखिए किसको नहीं होता। तो ये जो है ये ऐसा ऊँट ही ऐसा जानवर होता है जो ज़्यादा नमक खा लेने के बाद भी इसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है। जी ठीक है। निम्नलिखित में किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये इंसुलिन को कहा जाता है। इंसुलिन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे के ऐसे ही पूछा गया है, इसमें कभी कोई चेंजेस हुए ही नहीं। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज जो है ये की थी मैक्सवेल ने। किसने की थी? मैक्सवेल ने। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वन्यजीव संरक्षण 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो ये 1972 के अधीन जो है किस जीव का संरक्षण किया जाता था? तो ये किया जाता था हिरन नूमा का। किसका किया जाता था? हिरन नूमा का। ये चौथे ऑप्शन में जो दिख रहा है इसका जो है संरक्षण किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का जो नाम है वो उदाहरण है वो कौन हो जाता है? वो ऑक्सीटोसिन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीटोसिन। सॉरी।
11 नंबर, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित होता है? तो नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित होता है? ये एकल डायोड द्वारा क्रियान्वित होता है। किसके द्वारा? एकल डायोड के द्वारा। चलिए 12 नंबर देखिए, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है? चलिए जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका, कहाँ पाया जाता है? रामगढ़, बहादुरगढ़, पिथौरागढ़ या चित्तौड़गढ़? तो कहाँ पाया जाता है ये? जी बिल्कुल सभी लोग जवाब देंगे। ये पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? चलिए जल्दी से देखिए कहाँ स्थित है, मंगलूर में, हैदराबाद में, जम्मू कश्मीर में या नई दिल्ली में? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। देखिए मैं जो बीच में ये आपको थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ कि आप लोग आंसर दीजिए, ये इसलिए है क्योंकि जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो मैं इसको प्रीमियर में डालूंगा, जिससे आप लोग अगर जो भी लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो वो आप इसको देखते हुए अपना आंसर पुट कर सकें। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में मैंने इसको लेके देखा है, लाइव क्लास में आप लोग किसी काम की वजह से कई बार बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, फंस जाते हैं, टाइमिंग नहीं सही बैठ पाती, तो आप लोग नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँगा, आप उसमें जो है इस तरीके से ही आपको ऑप्शन दूँगा, आप वैसे पिक कर लीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं? पादप, जीवाणु, महिलाएं या पुरुष? चलिए जल्दी से देखिए, अपना आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल सही, पादप हो जाएगा। चलिए, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? Ni, Ne, Pb, Fe या Ti? तो जल्दी से बताइए, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है Ti का। चलिए 16 देखिए, जी किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की निकटता पर, पदार्थ के आकार पर, पदार्थ की चमक पर या फोटोग्राफ के कौशल पर, फोटोग्राफर के कौशल पर? तो किसी पदार्थ के फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की चमक पे निर्भर करता है। किस पे करता है? पदार्थ की चमक पे। चलिए 17 नंबर देखिए, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो खनिज, प्रोटीन, शर्करा या वसा में घुलनशील विटामिन का? तो किसका हो जाता है? लीवर किसका भरपूर स्रोत होता है? ABCD किसका हो जाएगा? जी बिल्कुल सही, वसा में घुलनशील विटामिन का हो जाएगा। चलिए, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? चलिए भाई देखिए किस रूप में किया जाता है, तो ये बताइए, A, B, C या D किस में किया जाता है? तो जी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2.5 में किया जाता है। अमरबेल जिसको कसकुटा क्या है? अमरबेल जो है जिसको कसकुटा भी कहते हैं, ये क्या है? तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? मरुविद्ध है या परजीवी है या पूर्तिजीवी है या अधिपादप है? तो क्या हो जाएगा अमरबेल? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये एक परजीवी है। चलिए देखिए, भारत में आर्थिक क्षेत्र SEZ क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो रोजगार, प्रौद्योगिकी विकास, मुक्त व्यापार या विदेशी निवेश? चलिए जल्दी से बताइए क्या बढ़ाने के लिए किए गए थे? जी A, B, C या D? जी बिल्कुल सही, विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए सेज का उपयोग किया गया था, जिसको विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे कहते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म होती है सेज की। चलिए, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? चलिए, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक हो जाता है? विटामिनों का, सभी कार्बोहाइड्रेटों का, समस्त वसा का या प्रोटीनों का? तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका हो जाता है नाइट्रोजन सभी विटामिनों का हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत सही, बहुत बढ़िया, सभी लोग ऐसे ही जवाब देते रहिए। ठीक है, देखिए इन चीज़ों से हमको कोई नुकसान नहीं होगा, ये चीज़ें हमारे आने वाले सभी एग्जामों में GS जहाँ भी पूछी है, ये हमको बहुत फ़ायदा करेगा। चलिए 22 नंबर देखिए, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य होता है, संसद यानी कि संसद सदस्य नहीं होता है, लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है? तो जल्दी से बताइए कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? A, B, C या D? ठीक, चलिए उपराष्ट्रपति हमारा किसी भी सदस्य का मतलब कि संसद का सदस्य ही नहीं होता है वो। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखिए,
पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने पर वायु में रंगहीन हो जाता है? तो हाइड्रोजनित वेफर या एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो 23 में बताइए जल्दी से, पीतल किसकी मौजूदगी में रहने से निरंतर जो है वायु में रंगहीन हो जाता है? तो किसके में हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारा हाइड्रोजनित वेफर में रहने से। ठीक है, चलिए। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? चलिए देखिए भाई, तो ये एडीज मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर है, एनाफिलीज मच्छर है, या उपयुक्त तो सभी है। तो ये किसकी मदद से जो है मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचता है? तो ये एनाफिलीज मच्छर जो होता है इसके ज़रिए से पहुंचता है। वो एक इंसान को काटता है, फिर वो इंसान अगर इन्फेक्टेड है तो दूसरे इंसान के पास वो काटता जाके वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसीलिए एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचने का कार्य जो है एनाफिलीज मच्छर करता है। चलिए 25 देखिए, विगत में सेवा क्षेत्र के अंशदान के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के सही विकल्प का चयन करना है। देखिए जीडीपी के सही विकल्प का चयन क्या हो जाएगा? वर्ष 1950-51 में जीडीपी 34.63% थी। 2011-12 में जीडीपी 57% थी। 2000 से लेके 1 तक जीडीपी 65.54% थी। 1980 से 81 में जीडीपी 50% थी। हमसे सही विकल्प का चयन करने के लिए बताया जा रहा है, तो सही विकल्प इसमें से क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या डी? जी सही हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई थी कि इंडिया अर्थात भारत है, ठीक है, क्या है? संघीय विशेषताओं वाला राज्य है, संघीय राज्य है, या संघीय राज्य, राज्यों का राज्य है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है। तो ये क्या क्या कहा गया था? बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई थी कि इंडिया अर्थात भारत है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का राज्य है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जी। जिन लोगों का भी तीसरा आंसर आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? असीमित, धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक? तो कैसी होती है? तो देखिए, घटिया माल के संबंध में मांग की सापेक्षता लोच कैसी है और कितनी होती है? तो ऋणात्मक होती है। चलिए आगे बढ़िए। ये सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या जम्मू कश्मीर में? तो किस राज्य में है सलाल विद्युत परियोजना? जल्दी से आंसर दीजिए। जी बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर में है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप लोग ये पेपर देख रहे हो तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, अटेम्प्ट कीजिएगा। उसको अटेम्प्ट करने के बाद आप जो है इसमें अपने क्वेश्चंस को जो है जितने अटेम्प्ट करे हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, जो जितने अटेम्प्ट करता है और उसमें से उसके जितने सही होते हैं वो आप लोग मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो देखिए, उससे ये आइडिया लगता है कि आपको अभी और कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और मुझे और कितनी प्रैक्टिस करानी चाहिए, ठीक है। देखिए, क्योंकि अभी हम लोगों के आने वाले कई एग्ज़ाम बचे हैं। जूनियर असिस्टेंट का बताया, यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो लोअर पीसीएस होता है, लोअर 2 होता है, वो भी होना है। लोअर 2 बता रहा हूँ, लोअर पीसीएस नहीं, सॉरी, लोअर 2 होता है वो बकाया है। यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो वीडियो का री एग्ज़ाम होना है 2018 वाला, वो होना है। 2022 की जो वैकेंसी 2000 वीडियो में आनी थी वो भी नहीं आ पाई, 2023 में आएंगे, उसका पेपर होना है, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी के तहत इतने एग्जाम होने। आपको बता दें कि वहाँ पे जीएस का खेल बहुत हो ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप लोग जीएस को ज़रूर अटेम्प्ट करते रहिए। और जो भी आप इसमें जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वो क्वेश्चन और प्लस सही क्वेश्चन कितने सही हुए वो आप लोग आंसर क्वेश्चन जो है मतलब इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सही किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो पहला है मैदा और बेकिंग सोडा, फिर है मैदा और घी, फिर तीसरा है मैदा और खमीर, चौथा है मैदा और बेकिंग पाउडर। तो देखिए जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या डी? क्या हो जाता है कि ब्रेड बनाने के लिए किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है? जी बिल्कुल सही, मैदा और खमीर, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैदा और खमीर चाहिए होता है। खमीर मैदे को फुलाने के लिए होता है जिससे ब्रेड खूब अच्छी नरम बने। मृदा के कटाव को रोकने के लिए सबसे बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? पट्टी फसल उगाना, वनीकरण करना, आश्रय पट्टी या समुच्च जुताई? चलिए जल्दी से बताइए क्या कहते हैं इसको? तो मृदा कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है? ए, बी, सी या डी? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। जी बिल्कुल सही, वनीकरण हो जाता है। चलिए 31 नंबर, सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से
4411 मीटर किस एयरपोर्ट की है? काठमांडू एयरपोर्ट, बांगड़ा एयरपोर्ट या डाओचेंग एंडिंग एयरपोर्ट या हार्थ्रो हीथ्रो एयरपोर्ट। तो किसकी है सबसे ज़्यादा? चलिए जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि सबसे ऊंचाई पे कौन है। जी बिल्कुल सही, बांगड़ा एयरपोर्ट सबसे ऊंचाई पे है, 4411 मीटर की ऊंचाई पे है। चलिए फिर 32 नंबर देखिए, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? पारदर्शी, कैमरा, दूरबीन या सिनेमा? चलिए 32 का सभी लोग आंसर देंगे, किसके पीछे का? दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? ए, बी, सी या डी? तो कौन सा हो जाएगा? जी बिल्कुल सही, सिनेमा हो जाएगा। चलिए वर्ष 2008 में प्रथम भारतीय अफ्रीकी फोरम समिट का आयोजन कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में, आदिस अबाबा में, नई दिल्ली में या ताना में? ठीक, चलिए यहाँ पे ताना नहीं, यहाँ पे घाना होगा। ठीक है, घाना होगा, क्या होगा? घाना होगा। जी चलिए, जब देखिए ये, क्योंकि ये वैसे तो 2008 का क्वेश्चन है, वैसे तो देखा जाए 2008 का, लेकिन ये क्या है? प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय अफ्रीकी फोरम समिट कहाँ आयोजित है? तो प्रथम की बात कर रहा है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाएगी। तो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए पूना समझौता 1932 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? तो मालवीय और अम्बेडकर के बीच, गांधी और नेहरू के बीच, नेहरू और अम्बेडकर के बीच, गांधी और अम्बेडकर के बीच। तो जो जो इसमें 34 नंबर में जो पूछा गया है, जो पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट, हाँ ठीक है, पूना पैक्ट 1932 में किसके किसके बीच हुआ था? तो ये किसके किसके बीच हुआ था? ए, बी, सी या डी? किसके किसके बीच हुआ था? जी बिल्कुल सही, गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। चलिए, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? चलिए, जनता, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद या संसद? तो बताइए भाई कौन लगा सकता है? जो मौलिक अधिकार होते हैं इन पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? देखो, ना तो जनता के हाथ में, ना ही मंत्रिमंडल के हाथ में, ना ही मंत्रिपरिषद के हाथ में। ये किसके हाथ में है? ये संसद के हाथ में है। चलिए, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? तो भाई कितनी होती है निःसृत अंडों की संख्या? ओनली 1 होती है। ठीक है, याद रखिएगा, एक ही अंडा होता है। चलिए 37 नंबर देखिए, निम्न में किस लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम हार हुई थी? तो पिरामिड की लड़ाई में, ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई में, वाटरलू की लड़ाई में या ट्रफलगर की लड़ाई में? तो किस में हुई थी? जी चलिए, बिल्कुल सही बात है, नेपोलियन बोनापार्ट कब मारा गया था? वाटरलू की लड़ाई में, यही उसकी अंतिम हार थी, इसी में वो मारा गया था। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत का सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर खरीदा गया था? मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर खरीदा गया था? तो CDC साइबर 1930 से 11, परम, क्रे या मेधा 930? तो कौन सा खरीदा गया था? जी बिल्कुल सही है, जिन्होंने कंप्यूटर की क्लास ले रखी है उनको बहुत अच्छे से पता होगा, ये परम था। चलिए 39 नंबर, सामान्य समूह मसल का वसा एक लिसेलिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? तो क्या है? फिनाइल एलैनिन, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलैनिन, एमिनो फिनाइल एलैनिन, हाइड्रोक्सी फिनाइल एलैनिन? चलिए भाई बताइए 39 में क्या सही हो जाएगा? ये तो काफ़ी एलैनिन एलैनिन हो गए हैं। जी बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी? क्या सही हो जाएगा? जी बिल्कुल, जिन लोगों का पी आंसर आ रहा है, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलैनिन, बिल्कुल सही हो जाएगा। जी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई 40 नंबर देखते हैं, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो भाई कौन सी हो जाएगी? समताप मंडल, ब्रह्ममंडल या आयन मंडल या क्षोभ मंडल? जल्दी से बताइए, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? समताप मंडल, ब्रह्ममंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, समताप मंडल में ये सारे काम समताप मंडल में होते हैं। चलिए, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 18 जनवरी को,
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 18 जनवरी को, 12 जनवरी को, 15 जनवरी को या 9 जनवरी को। तो कब मनाए जाते हैं ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस जो है 12 जनवरी को। और ये किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? ये किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोग इसका जो है कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग उसका कमेंट में कोई भी आंसर नहीं देते हैं, ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। जब मैं लाइव क्लास लेता हूँ वहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन मैं जो भी क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूँ वहाँ पे बच्चे उसमें मुझे जो है चैट में उसका रिप्लाई ज़रूर करते हैं, क्योंकि देखिए वो क्वेश्चन क्या होते हैं, वो क्वेश्चन हमेशा याद हो जाते हैं। जब वो क्वेश्चन याद होंगे तो आपको कभी भी वो क्वेश्चन नहीं बोलते हैं। तो इसलिए जब भी कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एक्स्ट्रा के तौर पर, तो आप उस क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर किया करें, ज़रूर किया करें। ठीक है, वरना देखिए गलत होगा उससे कुछ नहीं, लेकिन ये अगर आप रिप्लाई करेंगे तो देखिए वो सही या गलत जैसा भी होगा, आपको जब पता चलेगा तो आपको उससे क्या फ़ायदा है कि वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। चलिए 42 नंबर देखिए, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शिवशंकर, केसी पंत, मनमोहन सिंह या बसंत साठे। तो भाई इसके अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या डी। चलिए ठीक है, अब तक टिक लग गया है। ठीक है, बहुत सही, केसी पंत थे। कौन थे? केसी पंत। चलिए 43 नंबर में देखिए, ये एचआर में जो है एचआर किसके लिए हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल रूल के लिए, हॉरिजॉन्टल रूलर्स के लिए, हेडिंग रेगुलेशंस के लिए या हैप्पी रोमुलेंस के लिए। चलिए जल्दी से 43 में सभी लोग अपना आंसर देंगे कि ए, बी, सी या डी क्या सही हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी, काफ़ी मतलब घुमाने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से देखिए, एचआर किसके लिए हो जाएगा? तो ये हैप्पी रोमुलेंस के लिए हो जाएगा। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो डिमिट्रोव थीसिस, लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट पर, साइमन कमीशन या लॉर्ड कर्जन का कमीशन था। जल्दी से बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? चलिए 44 का ए, बी, सी या डी। किसके जो है 1935 किस पर आधारित था? जी बिल्कुल सही, साइमन कमीशन पर आधारित था। मिलिंद पनाह क्या है? एक कला और बौद्ध नमूना है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं, लास्ट पेज है ये। मिलिंद पनाह क्या है? बौद्ध पाठ है, बौद्ध स्थल है या बुद्धों का एक नाम है। चलिए जल्दी से सभी लोग अपना अपना आंसर लगा लीजिए कि मिलिंद पनाह क्या है, ए, बी, सी या डी, क्या सही हो जाएगा। जी बिल्कुल सही, मिलिंद पनाह एक बौद्ध पाठ है। चलिए 46 नंबर देखिए, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952, 1949, 1950 या 51 में। चलिए जल्दी से भाई सभी लोग अपना आंसर देंगे कि उन योजना आयोग की स्थापना कब की, किस वर्ष की गई थी। ठीक है, बिल्कुल, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में की गई थी। चलिए आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए 47 नंबर, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, चंपा करमन पिल्ले ने, सुभाष चंद्र बोस ने, WC बनर्जी ने। चलिए जल्दी से बताइए किसने स्थापना की थी? 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल के बर्लिन की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या डी। जी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये चंपाकरण पिल्ले ने की थी। 48 नंबर देखिए, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसांख्यिकी, जीवनी, मानचित्र कला या मानव विज्ञान। चलिए जल्दी से बताइए, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइए। जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहा जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा ए वाले लोगों का। सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। बताइए सारगासो समुद्र जो है किस महासागर में स्थित है? ए, बी, सी या डी। तो जल्दी से, ठीक है बिल्कुल बहुत सही, अटलांटिक महासागर में है। चलिए 50 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? लखनऊ, बलिया, वाराणसी, इलाहाबाद। जल्दी से बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो लखनऊ, बलिया, वाराणसी, इलाहाबाद कहाँ किया गया था? जल्दी से बताइए 50 का आंसर, ए, बी, सी या डी, कहाँ किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन
कहाँ किया गया था जी, बलिया में किया गया था। जिनका भी ये आंसर आ रहा है बिल्कुल बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया। जल्दी से आप सभी लोग जो है आप कमेंट में अपने अपने नंबर बताएंगे कि किसने किसने कितने कितने अटेम्प्ट किए और उसके कितने नंबर बने। और जिन लोगों से जो आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि उसके क्या क्या आंसर जो हैं होंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताएंगे। चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे आने वाले समय में जो भी आपके वीडियो हैं सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।